फ्रेंड्स, मैं रॉबिन गुप्ता एनजेएचएम इंटर कॉलेज से आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। अब मैं आपको बताता हूं चैप्टर 4 के विवेक प्रश्नावली, लेकिन उसका पार्ट 2 वीडियो, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो मैं आज से पिछले वीडियो में दे चुका हूं। पार्ट 2 वीडियो में भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने से करके दिखाए हैं, जैसे कि उसमें से एक क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन। इसमें भी एक सारणिक दे रखा है, इसे हमें सिद्ध करके दिखाना है, जो कि ब्रैकेट में शायद उत्तर लिखा हुआ होगा 1 + pxyz इंटू x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो मैं अब यही चीज शुरुआत करता हूं। सारणिक का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कई लोग ये करते हैं कि इसका प्रसार करना शुरू करते हैं। प्रसार बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपको यही देखना है कि सारणिक की किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में कोई भी चीज कॉमन है या नहीं है। यहां इस पंक्ति में देखिए, कुछ लोग सोचेंगे कि x कॉमन ले सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि यहां 1 प्लस है। अगर ये 1 प्लस नहीं होता, सिर्फ px³ होता, तो हम x कॉमन ले सकते थे। तो इसका मतलब इस समय किसी भी पंक्ति में कुछ कॉमन नहीं है, किसी भी स्तंभ में कुछ कॉमन नहीं है। अब मैंने इसको एक त्रिगुण बताया था आपको। हम किसी सारणिक को दो सारणिकों में विभक्त कर सकते हैं अगर उसकी किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयव दो अवयवों के योगफल या अंतर से मिलकर बने हैं। जैसे कि यहां पे देखिए, इन दोनों के योगफल से मिलकर बना है ये पूरा स्तंभ, ये दो अवयवों के योगफल से मिलकर बना है। तो इसे हम दो सारणिकों में विभक्त कर सकते हैं। किस तरीके से? ये दोनों तो देखिए हमें ऐसे ही छोड़नी है। एक बार मैंने 1 1 1 ये बना दिया, ये पहला सारणिक हो गया। अगली बार देखिए ये दोनों फिर ऐसी कॉपी की और px³ py³ pz³ यहां लिख दिया। तो ये सारणिक इस समय दो सारणिकों में विभक्त है। अब मैं आपसे कहता हूं ये सारणिक, अभी आप इसका प्रसार करना शुरू ना करें। प्रसार का मतलब मैं कहता हूं, कुछ लोग ये सोचेंगे कि यहां 3 1 है तो 2 0 लाने की कोशिश करें। अभी रुक जाएं, अभी मैंने इसमें कुछ चेंज किया है। पहले मैं आपको यही चीज बता देता हूं। मैंने इन दोनों को चेंज किया, यानी C2 और C3 को चेंज किया। और मैंने कहा था जब चेंज करते हैं आपस में तो हम इस तरह से लिख के भी दिखा सकते हैं, C2 इंटरचेंजिंग C3। इसका एक नियम बताया था, जब हम समीपवर्ती दो स्तंभों को या दो पंक्तियों को चेंज करते हैं तो माइनस का चिन्ह बाहर आता है। तो देखिए मैंने जब इन दोनों को चेंज किया तो माइनस का चिन्ह बाहर आ गया। फिर इन दोनों को चेंज कर दिया, किसे? C1 और C2 को। और जब मैंने C1 और C2 को चेंज किया, देखिए मैंने यहां लिखा नहीं था, अब मैं आपके सामने लिख देता हूं C1 इंटरचेंजिंग C2। अब फिर माइनस आता तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। कोई फर्क नहीं पड़ा। अब की बार बस फायदा ये होगा इसका, ये 1 1 1 ये स्तंभ लेफ्ट साइड में आ गया, x y z मिडिल में और x² y² z² लास्ट में हो गया। तो इसे तो मैंने यहां तक किया। अभी चलते हैं दाईं तरफ। ये वाला जो सारणिक है, इसमें हम देखिए नोट करते हैं कि इसमें x कॉमन है, इसमें y कॉमन है, इसमें z कॉमन है। मैंने यही किया। तो यहां जब x कॉमन ले लिया तो यहां 1 बचा, यहां x बचा, यहां px², 1 y py², 1 z pz, क्योंकि इसमें z कॉमन लिया तो 1 z और pz²। फिर एक बात मैंने नोटिस की, इस वाले स्तंभ में p कॉमन है तो मैंने p और कॉमन ले लिया। मैंने ये चीज लिख के नहीं दिखाई है क्योंकि यहां जगह नहीं थी। आप लोगों को पूरा लिखना है कि R1 R2 और R3 से क्रमशः x y और z ओबेनिश लेने पर। अब मैंने p भी कॉमन ले लिया C3 से, वो भी आप लिख के दिखाएंगे कि C3 से p ओबेनिश लेने पर। अब देखिए यहां p भी कॉमन ले लिया तो केवल x² y² z² बचा। मैंने इसलिए देखिए सॉल्व नहीं किया था, ये सारणिक और ये सारणिक बिल्कुल सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं ये सारणिक ही कॉमन ले लेता हूं इसमें और इधर, मैंने सारणिक ही ये कॉमन ले लिया तो यहां तो बचा 1 प्लस यहां बचा px_yz। अब इसका बेनिफिट ये मिला, अब हमें केवल एक ही सारणिक सॉल्व करना है, नहीं तो आप दो सारणिक सॉल्व करते। तो 1 + px_yz आप उत्तर देख सकते हैं बुक में, क्योंकि प्रूव करने का है, ये ब्रैकेट तो लानी ही है। ये मैंने अधूरा छोड़ दिया, इसके आगे आपको ही कंप्लीट करना है क्योंकि यहां ऑलरेडी 3 1 है। तो आप 2 0 ला सकते हैं। R2 को R2 - R1 से चेंज कर दें और R3 को R3 - R1 से कर दें या R3 - R2 से। ये मैंने आप ही लोगों के लिए छोड़ दिया क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग 4.2 में कर चुके हैं, इसलिए इसके आगे का पार्ट आपको खुद करना है। ये अभी इनकम्प्लीट था, केवल मुझे यहां की हिंट देनी थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। ये भी एक सारणिक है, इस पंक्ति में इस स्तंभ में कुछ भी कॉमन नहीं। इसका मतलब है अब मुझे इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन पहले मैंने कहा था इसका प्रसार कोई नहीं करेगा, सीधा प्रसार करेंगे तो बहुत टफ पड़ेगा। ये उत्तर देखिए मैंने निकाल रखा है, इसका उत्तर केवल 1 आ रहा है, लेकिन मैं अब आपको बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यानी इसे छोटा कैसे करें।
मैंने आपको एक बात बताई है, 1 2 3 यहां जो संख्याएं लिखी हैं ये संख्याएं इधर के कॉलम में भी हैं और वो देखिए वो पी के गुणांक हैं 1 2 3 और यहां देखिए क्यू के गुणांक 1 2 3। तो मैंने एक काम ये किया, मैंने C2 को चेंज किया। अगर मैं इसके P से गुणा करके इसमें से माइनस कर दूं तो ये P हट जाएगा, संख्याएं रह जाएंगी। देखिए मैंने यहां लिखा भी है C2 को चेंज किया, C2 माइनस PC1, यानी इसकी P से गुणा करके इसमें से इसे माइनस कर दिया। P से गुणा की तो 1 प्लस P माइनस P 1 बचा, P से गुणा की तो 2P से 2P कैंसिल 3 बचा, यहां 3P आएगा, 3P से 3P कैंसिल 6 बचा। और देखिए इसमें भी इसी स्टेप पे ये किया, अगर मैं इसकी Q से गुणा करके C3 में से QC1 माइनस कर दूं, देखिए इधर लिखा भी है, तो Q से Q कैंसिल 1 प्लस P बचा, 2Q से 2Q कैंसिल 4 प्लस 3P बचा और 3Q से 3Q कैंसिल 10 प्लस 6P बचा। अब केवल ये चीज मुझे और नोट करनी है कि ये हम सॉल्व करके यानी छोटा कर सकते हैं या नहीं। इनके गुणांक पे देखिए, P के जो गुणांक है 1 3 6 वो इस वाले से मैच कर रहे हैं। इसका मतलब अब मुझे इसको यूज नहीं करना, ये C2 को यूज करके और वो भी C2 की P से गुणा करके C3 में से माइनस कर दें। मैंने लिखा भी है C3 को कैसे किया, C3 माइनस PC2, क्योंकि P से P कैंसिल 1 बचा, 3P से 3P कैंसिल 4 बचा और 6P से 6P कैंसिल 10 बचा। अब मैं इसका सीधा प्रसार कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। या मैं एक काम और कर सकता हूं, इसमें अगर हम 2 जीरो लाएं, क्योंकि मैंने आपको एक रूल बताया है अगर 3 बना रहे हैं तो हम 2 जीरो भी ला सकते हैं। मैंने क्या C2 को C2 माइनस C1 से और C3 को C3 माइनस C2 से ही कर दिया, हम C1 से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं था। मैंने देखिए C2 को चेंज किया C2 माइनस C1, ये स्तंभ आ गया, और C3 को C3 माइनस C2 ये आ गया। अब मैंने इसके अनुदिश प्रसार किया, क्योंकि जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चाहे नहीं भी लिख के दिखाते, मैंने केवल समझाने की वजह से लिख दिया है। मैंने इसके अनुदिश प्रसार किया तो 4 माइनस 3 1 इंटू 1 उत्तर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एक सारणिक यहां दे रखा है, अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो मैं कहता हूं ये आपको बहुविकल्पीय की तरह से दे रखा है, लेकिन मैं खुद कहता हूं बिना प्रसार किए इसका उत्तर हम 0 ला सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में शायद इसी तरीके से दें कि बिना प्रसार किए इस सारणिक का मान सिद्ध कीजिए कि 0 होगा। तो मैंने एक बात नोट की, देखिए एबीसी एपी में है यानी समांतर श्रेणी में, ये बात मैं बाद में लिखूंगा। पहले मैंने इसे सॉल्व करने की कोशिश की, यानी थोड़ा इन्हें छोटा करने की कोशिश की। मैंने ये किया, R2 को चेंज किया R2 माइनस R1 से, क्योंकि x से x देखिए कैंसिल हो जाएंगे, यहां 1 बचा, यहां 1 बचा और यहां बचा 2 इंटू बी माइनस ए। और R3 को भी चेंज किया R3 माइनस R2 से, मैंने देखिए लिखा नहीं है, R2 को किया R2 माइनस R1 से। मैं देखिए अब आपके सामने लिख देता हूं, मैंने यहां R2 को चेंज किया R2 माइनस R1 से और R3 को चेंज किया R3 माइनस R2 से। ये देखिए मैंने अब लिख दिया है। उसका बेनिफिट ये मिला, देखिए यहां 1 1 2 इंटू बी माइनस ए, और जब इसमें से माइनस किया तो x कैंसिल, यहां 1 बचा, यहां भी 1 बचा, ये 2 इंटू सी माइनस बी। अब मैंने यहां b माइनस ए की जगह d लिख दिया और c माइनस बी की जगह d लिख दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको एक 11th क्लास का रिवाइज करवाना था। आप लोगों ने ये पढ़ रखा है, अगर तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं तो t2 माइनस t1 बराबर होता है t3 माइनस t2, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद वो बराबर होता है तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी b माइनस ए वो बराबर किसके होगा, c माइनस बी के। तो अगर ये दोनों बराबर ही हैं तो मैंने इसको d मान लिया है, मैंने b माइनस ए की जगह भी d लिख दिया और c माइनस बी की जगह d, और वैसे भी हम d को सार्वंतर कहते हैं। अब आप ये नोट करें, देखिए सारणिक का मान 0 होगा, मैंने आगे लिखा नहीं था क्योंकि इसमें आप नोट करेंगे दो पंक्तियां इसकी समान हैं, और जब दो पंक्तियां दो स्तंभ समान होती हैं तो सारणिक का मान कितना होता है, 0। ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आपको आव्यूह दे रखा है, मैंने उसके सारणिक का मान निकाला, आप लोग खुद निकालेंगे। ये चीज मैंने यहां सीधा लिख दिया, आप लोग कैसे निकालें प्रसार कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, सिंपल सा है। इसका उत्तर वो सारणिक का ये आएगा 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो चाहे पंक्ति के अनुदिश कर लें चाहे स्तंभ के अनुदिश, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मुझे ये बताना है कि ये किस अंतराल में होगा, क्योंकि बुक में 4 ऑप्शन दे रखी हैं। तो आप लोग ये जानते हैं थीटा का मान चाहे कुछ भी हो, या आप चाहे 10th क्लास से पढ़ते आए, साइन थीटा का मान -1 से +1 के बीच में ही होता है। अगर साइन थीटा का मान -1 से +1 के बीच में होता है तो इसके वर्ग का मान, वर्ग इसलिए कहा क्योंकि यहां देखिए वर्ग आ रहा है,
तो साइन स्क्वायर थीटा का मान वो कहां से कहां तक होगा। अब कुछ लोग तो ये कहेंगे इसका वर्क करके तो इधर का भी वर्क कर दें कि 1 से 1 तक, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए -1 से 1 के बीच में कोई भी संख्या होगी, चाहे माइनस की हो, चाहे प्लस की हो, चाहे जीरो हो, उसका वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव वर्ग होता है, मिनिमम वैल्यू उसकी जीरो होती है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बड़ा होगा या बराबर होगा जीरो के, जीरो से छोटा नहीं हो सकता। हाँ 1 से छोटा होगा, क्योंकि 1 से छोटी कोई भी संख्या है 1 है, उसका वर्ग या तो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर, लेकिन वर्ग 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, यह आपको ध्यान रखनी है। अब साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 तक है, मैंने इसमें 1 जोड़ दिया पूरी समीकरण में, तो मैंने देखिए इसमें 1 जोड़ा, इधर भी 1 जोड़ा, 1 + 0 1, और इधर भी 1 जोड़ा, 1 + 1 कितना हो गया 2। अब मैंने पूरी समीकरण की 2 से गुणा कर दी, तो यहां तो 2 आ गया, यहां भी 2 दूनी 4, और यहां भी 2 से गुणा करते हुए लिख दिया। हमें वो चीज लानी थी जो सारणिक का मान आ रहा है, और ये देखिए मैंने सारणिक का मान लाने की कोशिश करी, यानी सारणिक का मान 2 से 4 के बीच में है, तो मैंने यहां लिखा 2,4, लेकिन आपके सारे ऑप्शन में ही देखिए 2,4 2,4 ऐसे 2 ऑप्शन हैं। लेकिन आप लोग ये भी 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, जब भी यहां बराबर का चिन्ह होता है तो हमेशा बड़े ब्रैकेट आते हैं, यानी 2 भी इसमें शामिल है और 4 भी इसमें इंक्लूड है, तो 2 से लेके 4 तक सारी संख्याएं जिसमें 2 और 4 वो भी हमें लेनी है। ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए, अभी भी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो मैं इसके अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।